नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। बेहद दिलचस्प आंकड़ों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आप सभी जानते हैं कि झारखंड का जो विधानसभा चुनाव है वो इसी साल के अंत में है। लोकसभा चुनाव अभी तुरंत खत्म हुआ है, उसके परिणाम अभी आए हैं। दिलचस्प ये है कि इन लोकसभा चुनाव परिणामों में क्या विधानसभा चुनाव की कोई तस्वीर छिपी है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको आंकड़ों से समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें विधानसभा के क्या संकेत छिपे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले फेज से। आपको बताएंगे कि हर सीट पर कौन आगे है, कौन पीछे रहा। जो विधानसभा वार तरीके से हम आपको समझाएंगे। एक लोकसभा में कई विधानसभा की सीट्स समाहित हैं। उन विधानसभा की सीट्स पर कौन जीता और क्या उसके परिणाम आएंगे आगे। क्या वही परिणाम विधानसभा में भी दोहराया जाएगा या परिणाम बदल जाएगा। आप सभी जानते हैं कि परिणाम आम तौर पर विधानसभा के अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, लेकिन इस आज जो आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं और विधानसभा में किसे कितनी मेहनत करनी है, किस पार्टी को कितनी ताकत लगानी है, ये सब कुछ इन्हीं आंकड़ों पर निर्भर करेगा। आंकड़ों के बारे में रंजन आपको डिटेल्स से बताएंगे, आशा जी आपको समझाएंगी इनके बारे में, और ग्राउंड से जो कुछ भी देखा है करिश्मा वो आपको बताएंगी। आप सभी का स्वागत। हम स्टार्ट करते हैं पहले पश्चिमी सिंहभूम से, जहां गीता कोड़ा चुनाव हार गई। वो कांग्रेस से बीजेपी में आई थी और वहां 6 विधानसभा क्षेत्र छिपे हुए थे उस एक लोकसभा में। अब बारी बारी से समझिए कि कौन किसके पक्ष में गया और आखिरकार जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो किस पार्टी को या किस गठबंधन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रंजन देखिए, जो सिंहभूम सीट थी 6 विधानसभा, वहां पर जो जीत हुई है जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी की 1,68,402 वोटों से जोबा मांझी ने जो है वो गीता कोड़ा को पराजित किया है। हम पहले चरण की 4 सीटों को पहले लेंगे और फिर इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो 6 विधानसभाएं करिश्मा, हम वहां से बातचीत शुरू करते हैं। चाईबासा है, जगन्नाथपुर है, मनोहरपुर है, सरायकेला है, चक्रधरपुर है और मझगांव है। तो देखिए, मनोहरपुर से जोबा मांझी जो हैं वो जो प्रत्याशी थी यहाँ से वो हैं और इसका फायदा उन्हें मिला है। तो मनोहरपुर से जो है जेएमएम की प्रत्याशी जोबा मांझी जो है आगे रही है। मतलब कि मनोहरपुर विधानसभा पर जेएमएम का कब्जा। तो ये एनडीए गठबंधन का यहाँ पर कब्जा रहा मनोहरपुर में। आप जान ले ये मतों का अंतर लगभग 161 है आशिया। तो आपको क्या लगता है कि ये अंतर, हालांकि 160 के ऊपर का कोई भी अंतर बड़ा अंतर माना जाएगा, क्या आपको लगता है कि 6 के 6 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, चूंकि वहाँ पर पहले से मेरे ख्याल से 4 हैं, ये नहीं, विधानसभा जो 2019 में हुआ था हाँ। वो सारी सीटें जो है वो इंडी गठबंधन के पास होगा। मुझे लगता है कि एक माइक यहाँ रखते हैं, एक माइक वहाँ चले जाते हैं। मेरे पास माइक है। ओ माइक है, हाँ। फिर तो वो जो है इसमें तो जो विधानसभा में चुनाव हुए थे 6 के 6 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के पास थे। लेकिन जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जो कांग्रेस प्रत्याशी तब गीता कोड़ा थी वो 5 सीटों पर आगे रही थी और एक सरायकेला जो कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है वहाँ जो है बीजेपी ने लीड की थी, लक्ष्मण गिलवाल ने। तो इस बार जैसे मनोहरपुर से वो प्रत्याशी थी और एक अंदाजा लगाइए कि लगभग 24,000 वोटों से मनोहरपुर से जो है जोबा मांझी ने लीड किया है। तो मतलब ये है कि मनोहरपुर जेएमएम के पक्ष में गया। चाईबासा में दीपक बिरुआ रिजल्ट पॉजिटिव आया है, क्या लगता है करिश्मा? देखिए,
देखिए आपने सही कहा कि एक तो मनोहरपुर से खुद जोभा मांझी है, वहां की विधायक है वो, और ऐसे में पहले से ही हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि मनोहरपुर से वो जरूर लीड करेगी। इसके साथ ही देखिए जगन्नाथपुर, मंझगांव की बात करेंगे या फिर चक्रधरपुर की, तो यही माना जा रहा था कि सभी जगहों से जोभा मांझी इसलिए भी लीड करेंगी क्योंकि इंडिया गठबंधन के सभी विधायक उसमें मौजूद है। सरायकेला की बात करेंगे तो खुद लेकिन चंपाई 2019 के जो आंकड़े हैं जो लोकसभा के, उसमें बीजेपी ने बहुत सीटों में लीड किया था, तो इसलिए ये बीजेपी से सिर्फ एक सीट पर लीड किया था बीजेपी ने, सरायकेला पे, अच्छा। जहां से कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो हैं वो विधायक चुने गए बाद में। और देखिए एक इतिहास रहा है कि सरायकेला में अक्सर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती है और बड़ी बढ़त मिलती है। 2019 में तो ये 62-63 हजार की बढ़त थी, और इस बार क्या है, इस बार भी ये बीजेपी के ही पास है। सरायकेला ये दिलचस्प है चूंकि सीएम की सीट, तो ये सीएम की सीट होते हुए भी बीजेपी यहाँ से लीड कर रही है। जी हाँ, और ये अक्सर जो है लोकसभा चुनाव में सरायकेला ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। हालांकि जो लीड होती थी आपको 60,000 63,000 की, उतनी लीड नहीं है, 20,000 की लीड, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने जा रहा है। तो सरायकेला बीजेपी को, ठीक है। जगन्नाथपुर में स्थिति, जगन्नाथपुर एक बहुत दिलचस्प सीट है, वहाँ से गीता कोड़ा विधायक रही है, और वो जो क्षेत्र है कोड़ा परिवार का माना जाता है। लेकिन जगन्नाथपुर में इस बार जो हुआ है वो ये हुआ है कि वहाँ जोबा मांझी जो है वो परचम लहराने में सफल रही है। लेकिन ये हो समुदाय का भी गढ़ माना जाता है जगन्नाथपुर, और वहाँ से बावजूद इसके अगर जोबा मांझी ने लीड की है तो एक अच्छी प्लेटफॉर्म तैयार, अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है ये पूरे इलाके में, कोल्हान के इस इलाके में जेएमएम के लिए। और देखिए अब हम चाईबासा की बात कर लें तो दीपक बिरुआ वहाँ से हो समुदाय के ही हैं, और वहाँ से चाईबासा से जोबा मांझी जो हैं वो लगभग 59,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। तो ये वहाँ पे बड़ी बात है, वो ये बड़ी बात इसलिए भी है कि चाईबासा शहरी क्षेत्र है वहाँ पर, और शहरी क्षेत्र में बीजेपी का कम होना अपने आप में मायने रखता है, और इतनी ज्यादा मार्जिन से कम होना अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो ये मझगांव और चक्रधरपुर की क्या स्थिति लग रही है? तो मझगांव तो ट्रेडिशनली जेएमएम का रहा है, हमेशा से रहा है, तो वो भी नहीं बदला, मझगांव भी जेएमएम। तो इस तरह जो हम ये बोर्ड बना रही है, जो चार्ट बना रहे हैं ना, इससे आपको विधानसभा में क्या हो सकता है नतीजा वो समझ में आएगा, कितनी सीटें किसके पास जा सकती हैं, क्या इसे मान सकते हैं ऐसा? अंत में हम ये बताने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हम फिर बता दें कि ये लोकसभा का आकलन है। अब इसे कोई एग्जिट पोल या कोई सर्वे ना समझ ले और बाद में हम लोगों पे चार्ज कर दे कि नहीं आप साहब किसी का पक्ष ले रहे हैं। चक्रधरपुर में क्या है फिलहाल स्थिति? चक्रधरपुर में भी अभी जेएमएम का ही कब्जा है। इस लोकसभा में जो चक्रधरपुर विधानसभा है वहाँ से जेएमएम। तो कुल सीट पहले सीट पर अब हम एक आप लिख सकते हैं एक टैली, अगर 5 और 1 का ये आंकड़ा हो गया, नीचे बना दें जी, या वहीं पे नीचे बना सकते हैं, बाद में हम नीचे बना सकते हैं। हाँ ये भी सही है, इसको 5-1 कर लें। 5-1 हाँ इंडिया और एनडीए 5-1 ठीक है। 5-1 यहाँ पे है। खूंटी जो है शुरू करेंगी करिश्मा जी। देखिए खूंटी से तो केंद्रीय मंत्री खुद अर्जुन मुंडा चुनावी मैदान में थे, और इसके साथ कालीचरण मुंडा पिछले बार भी दोनों ही चुनावी मैदान में थे। और ऐसे में हम आंकड़ों से समझेंगे तो पहले रंजन जी हमें आंकड़ा बता दे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या है। अनुमान लगा लीजिए खरसावा में कौन आगे। पिछली बार यहाँ से अर्जुन मुंडा ने अच्छी लीड ली थी। शायद विधानसभा वार समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वहाँ खूंटी में सीट जो वोटिंग हो रही थी उससे क्या अंदाजा मिल रहा था? जी देखिए खूंटी में गई थी, और ऐसे में पिछले बार अगर हम लोग 2019 में देखेंगे तो कोलेबीरा से कालीचरण मुंडा को लीड मिला था, सिमडेगा से कालीचरण मुंडा को लीड मिला था, और इस बार भी कोलेबीरा और सिमडेगा से कालीचरण मुंडा को लीड मिला है। हालांकि अगर हम लोग 2019 की बात करेंगे तो अर्जुन मुंडा को तमाड़ से लीड मिला था, जहां तक मुझे याद है। और खरसावा यही जी, तमाड़ और खरसावा से अर्जुन मुंडा को लीड मिला। तो इस बार स्थिति क्या थी? अगर अर्जुन मुंडा हारे हैं तो क्या ये सीटें धोखा दे गयी? जी हाँ, पूरी तरह से ये सीटें जो है वो धोखा दे गई हैं अर्जुन मुंडा को। जो उनका सब पिछली बार भी 4 सीट पर तो वो पीछे ही थे, खरसावा और तमाड़ ही था जिसने उन्हें बचाया था। ये बड़ी लीड यहाँ की वहाँ छोटी जीत में कन्वर्ट हुई थी। तो खरसावा में भी जो है वो पीछे हैं,
और तमाड़ आपको की स्थिति क्या है? तमाड़ में भी पीछे हैं। चलिए, तो कांग्रेस ने लीड किया दोनों जगह। तमाड़ में जो है उतनी ज्यादा वोटों से पीछे नहीं है, 5-7 हजार वोटों से वो पीछे है। जी हाँ, पीछे होना अर्जुन जी हाँ, जैसा मैंने आपको कहा ना कि कुर्मी कम्युनिटी की जो एक नाराजगी थी, उसकी कीमत अर्जुन मुंडा को खरसावां और तमाड़ में चुकानी पड़ी है। और बाकी जो 4 सीटें हैं, देखिए कोलेबीरा पर बहुत उम्मीद थी कि यहाँ पर एनोसेक्का की पार्टी चुनाव लड़ रही है, एनोसेक्का इस बार बाहर थे तो एक उम्मीद थी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोलेबीरा में भी छापा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, 3,500 के आसपास ही तो वोट उसका आए फायदा हैं। किसे मिला, कालीचरण या अर्जुन बिल्कुल मुंडा? कालीचरण मुंडा को मिला, 42,000 वोट वोटों से बटा यहाँ नहीं। लीड कर रहे हैं। हाँ, वोट चलिए, बटा तो ये नहीं भी और कांग्रेस। इसका नुकसान बीजेपी को क्योंकि हुआ। कोलेबिरा में नमन विक्सल कोंगाड़ी भी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो विधायक है कोलेबिरा के। और ऐसे में जब हमने कालीचरण मुंडा से बातचीत की थी तो उनका कहना था कि कांग्रेस के जो विधायक है कोलेबिरा से नमन विक्सल कोंगाड़ी, वो लोगों से मिल रहे हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फायदा जो है वो कालीचरण मुंडा को मिला यानी है। विधानसभा से जो विधायक रहे उन्होंने पूरा जोर लगाया है जी। इस लोकसभा चुनाव में कि उनके कैंडिडेट, उनके पार्टी के कैंडिडेट जीते। तोरपा और जो शहरी खूंटी का इलाका है वहां पर क्या स्थिति है रंजन जी? अगर आप तोरपा में देखें तो यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन बढ़त यहाँ पर भी कांग्रेस को ही है, तोरपा, और वो भी लगभग 34,000 वोटों। ये तो बड़ा मार्जिन बड़ा है। मार्जिन है। हाँ। और खूंटी तो ऑलमोस्ट 48,000 की बढ़त है यहाँ पर कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को। चलिए, जबकि इसलिए यहाँ ये से अर्जुन विधायक मुंडा के लिए इतनी कालीचरण मुश्किल हुई है हर दिलचस्प ये विधानसभा है कि में। खूंटी में कालीचरण मुंडा के भाई नीलकंठ सिंह मुंडा बीजेपी से विधायक हैं, लेकिन बिल्कुल, मुझे यहाँ पर लगता है कि ये जो डुअलिटी थी बीजेपी के सामने, जो मुश्किल थी, या तो नीलकंठ सिंह मुंडा को ही यहाँ पर टिकट दे देना चाहिए था बीजेपी की ओर से, और या नहीं तो फिर इनको इस पूरे चुनाव प्रचार से बाहर कर देना चाहिए था। प्रॉब्लम ये है कि अब कोई पार्टी अगर ये उम्मीद करती है कि अपने ही भाई के खिलाफ वो कुछ बहुत अच्छा कर जाएंगे, और इस तरह जैसा कि जितना हम लोगों ने समझा कि वो एक संयुक्त परिवार था, और संयुक्त परिवार में कोई अगर ये समझे कि अपने भाई के खिलाफ वो चुनाव लड़ जाएंगे, ये खूंटी में जो पीछे गया है मामला, उसमें निश्चित रूप से नीलकंठ सिंह मुंडा उसके लिए जिम्मेदार होंगे। और पार्टी उन्हें किस खुशी में नवाजती रही है, टिकट ये समझ से परे है। जबकि पिछले चुनाव में जीतते रहे हैं, पिछले चुनाव में जब अर्जुन मुंडा खड़े हुए थे पिछले चुनाव में, तब भी इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने पार्टी विरोधी काम किया। बीजेपी ऐसे मामलों में लीनियंट रही सिर्फ अपनी सीट बढ़ाने के चलते, और उसका बड़ा खामियाजा उनको बड़े रूप में, और ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में पहले बीजेपी अनुशासन के कारण जानी जाती थी, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तरह से अनुशासन को तिलांजलि दे दी। अगर आप अनुशासन हटा दें, माइनस डिसिप्लिन, बीजेपी इक्वल टू कांग्रेस होता है। तो अगर आप कांग्रेस और अपने पार्टी में कोई अंतर नहीं कर पाएंगे तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां आप पहुंचे। और सिमडेगा में क्या स्थिति है अभी? सिमडेगा में कांग्रेस ही आगे है, और सिमडेगा में कांग्रेस हालांकि लगभग 9,500 वोटों से आगे है। यहाँ पर कॉम्परेटिवली अर्जुन मुंडा ने थोड़ा बेटर किया है, हालांकि वो पीछे है। सिमडेगा के बारे में करिश्मा बताएं। जी देखिए, जो सिमडेगा सीट है वो ऐसे भी कांग्रेस के पाले में है, और मैंने आपको पहले ही कहा आसिया कि कोलेबिरा का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि नमन विक्सल कोंगाड़ी ने जिस तरीके से काम किया, शायद उसका फल जो है वो कालीचरण मुंडा को मिला है। सिमडेगा की बात करेंगे तो सिमडेगा कांग्रेस के खाते में है, और ऐसे में जो सिमडेगा के विधायक है भूषण बाड़ा, वो भी लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे। तो एक जो बैठक लगातार कांग्रेस की ओर से देखने को मिल रही थी कि कांग्रेस के जितने भी विधायक है, या फिर जो लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी विधानसभा है, उनके जो विधायक है कांग्रेस के, वो इंटैक्ट रहेंगे और एक दूसरे को लगातार ये रिपोर्ट सौंपते हुए नजर आएंगे कि वहां पर कैसी स्थिति है। क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था आसिया कि जब जीए मीर पहुंचे थे झारखंड, तो उन्होंने सभी विधायकों को बुलाया था और उनका कहना था कि आपके विधानसभा के अंदर जो भी लोकसभा आता है, आपको वहां पर अच्छे से ख्याल रखना है कि आपके विधानसभा से लीड मिले आपके ही प्रत्याशी को। तो कहीं ना कहीं ये जो इनका स्ट्रेटेजी था वो काम आ गया कहीं ना कहीं कांग्रेस को। चलिए, तो अब 6-0। हाँ, यहाँ तो साफ है मामला। तो
अब पलामू सीट का रुख करते हैं। ठीक है, पलामू में देखिए 6 विधानसभा है, डाल्टनगंज, पलामू गढ़वा में एनडीए की जीत हुई है, मतलब हाँ, बीजेपी की जीत हुई है। और यहाँ पर भी आंकड़े बहुत दिलचस्प होंगे क्योंकि यहाँ गढ़वा सीट है और गढ़वा मंत्री यहाँ मिथिलेश के ठाकुर हाई प्रोफाइल मिनिस्टर मिथिलेश ठाकुर जी का एरिया आता है। तो क्या कुछ निकला है आंकड़ों में, अब आप पहले वो देख लीजिए। देखिए, चूंकि गढ़वा सीट की बात हुई है तो पलामू हम गढ़वा से ही शुरू कर लेते हैं। हाँ। और गढ़वा में जो स्थिति है, एक टफ फाइट थी यहाँ पर। ममता भुइया ने बढ़िया चुनाव लड़ा है। बीडी राम हालांकि एक बड़े मार्जिन से जीते हैं, 2,88,000 वोट से। और जब चुनाव हुए थे और जब लोगों से बातचीत हुई थी तो सभी ने कहा कि गढ़वा में ममता भुइया बेटर कर सकती हैं, लेकिन जब परिणाम आया है तो वैसा नहीं आया है। गढ़वा से बीजेपी ही लीड कर रही है, बीडी राम ने ही गढ़वा में लीड किया है और वो भी बड़े मार्जिन से जो है वो आगे हैं। यहाँ लगभग 58,000 वोटों से जो है वो बीडी राम आगे रहे ममता भुइया के खिलाफ। तो ये माना जाए कि यहाँ से जब मंत्री मिथिलेश ठाकुर का ये गढ़ है तो उतनी शिद्दत से उन्होंने मैदान में वो मशक्कत नहीं की कि सहयोगी पार्टी राजद के कैंडिडेट वहाँ से जीते या आगे बढ़े। नहीं, उन्होंने मेहनत की है, ये जानकारी है। सोरेन की सभा भी लगी है गढ़वा में, तो वो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। लेकिन जैसा हम लोग जब चुनाव पूर्व डिस्कशन भी करते थे तो मैं हमेशा इस बात को कहता था कि पलामू जो है वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। खास करके लोकसभा चुनाव में पलामू में बीजेपी जो है वो अक्सर जीत जाया करती है। कुछ एक अवसरों की बात अगर हम छोड़ दें तो वहां पर बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। तो इस बार कोई अपवाद नहीं हुआ। फिर वो विधानसभा चुनाव अलग होता है, खैर उस पर अभी हम नहीं बात कर रहे। हम लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार जो है विश्लेषण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो सीट किसे गई है इस लोकसभा में। अब डाल्टनगंज की बात कर लेते हैं। वहां से आलोक चौरसिया विधायक हैं और यहाँ पर भी डाल्टनगंज जो है अक्सर बीजेपी को सपोर्ट करता आया है। जबिंदर सिंह नामधारी जो पहले विधानसभा अध्यक्ष बने थे झारखंड के, वो डाल्टनगंज से चुनाव लड़ते थे, बीजेपी से लंबे समय तक विधायक रहे, फिर पार्टी बदली तब भी वो वहां से विधायक रहे। तो डाल्टनगंज में भी बीजेपी का ही जो है वो परचम लहराया है और डाल्टनगंज से भी बीजेपी ही लीड कर रही है और यहाँ पर भी जो है लगभग 50,000 से ज्यादा वोटों की लीड है। और विश्रामपुर में क्या स्थिति दिख रही है? विश्रामपुर में भी बीजेपी ही लीड कर रही है और विश्रामपुर में भी अच्छे मार्जिन से लगभग 50,000 वोटों से। तो विश्रामपुर भी बीजेपी के पास है। और इसमें कितनी सीटें बीजेपी विधायकों की हैं? छतरपुर थोड़ा मजबूत होना चाहिए। छतरपुर और हुसैनाबाद में आरजेडी का इम्पैक्ट कुछ दिखना चाहिए। हाँ, तो हुसैनाबाद में जो है एक्चुअली यादव वोटर्स की संख्या ज्यादा है, तो एक माई इक्वेशन देखता आया है राजद हमेशा वहां पर और कई बार जो है वहां से उसने विधानसभा का चुनाव भी जीता है। लेकिन फिर उसके बाद कमलेश सिंह विधायक बने एनसीपी के टिकट पर। तो अभी भी वो एनसीपी में ही है और एनडीए फोल्डर में है और मुझे लगता है कि इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिला है। हुसैनाबाद से भी बीजेपी ही लीड कर रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पर 20,000 की लीड जो है अंतर कम हो गया है। जी हाँ। छतरपुर में स्थिति क्या है? छतरपुर जैसा कि बताया गंगेश जी ने कि यहाँ पर आरजेडी की स्थिति थोड़ी मजबूत रहती है, तो वो आपको परिणाम में दिखेगा। और यहाँ पर छतरपुर में जो बढ़त है वो सिर्फ 24,000 की है, बीजेपी के पास ही है लेकिन बढ़त। चलिए, ये भी लगता है सारी सीटों पर बीजेपी ने ही दबदबा कायम रखा है। भावनाथपुर में, हाँ पलामू में ही, हाँ। भावनाथपुर में भानु प्रताप शाही हैं तो वहाँ बीजेपी ने ही लीड किया होगा। चलिए, तो यहाँ 6-0 का आंकड़ा आ गया। तो पहले राउंड में क्या स्कोर रहा? यहाँ 5 इंडिया गठबंधन और हम लोग इंडिया का काउंट कर लेते हैं। हाँ, पलामू अभी ये लोहरदगा बचा हुआ है, एक बार हम लोग फाइनल कर लेते हैं। लोहरदगा की देखिए 5 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस ने यहाँ से जीत दर्ज की है। विशनपुर, लोहरदगा, सिसई, मांडर, गुमला, एक एक विधानसभा पर हम चर्चा कर लेते हैं। विशनपुर में क्या आंकड़े आ रहे हैं? देखिए, विशनपुर की लड़ाई बहुत दिलचस्प थी और इसलिए दिलचस्प थी कि चमरा लिंडा जो है उन्होंने एंट्री मार ली थी और
एक ट्रायंगुलर फाइट बनाने की कोशिश की थी। विशनपुर से ही चमरा लिंडा जो हैं वो विधायक हैं, समीर उरांव भी विशनपुर से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। सुखदेव भगत से मुकाबला था और जो निकल कर आया है वो निकल कर ये आया है कि विशनपुर पर सुखदेव भगत ने जीत हासिल की है। कांग्रेस का कब्जा रहा, मतलब इंडिया गठबंधन का। यानी 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा हो गया। बीजेपी नहीं, कांग्रेस। हाँ, और आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो चमरा लिंडा हैं विशनपुर में तीसरे स्थान पर रहे हैं। अपने ही विधानसभा में वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। और यहाँ पर सुखदेव भगत को जो है वो बढ़त मिली है और वो जो बढ़त है आपको लगभग 14,000 वोटों की है। मांडर, कल शिल्पी नेहा तिर्की से करिश्मा ने बातचीत की है, मांडर के बारे में आप बताएं। जो देखिए शिल्पी नेहा तिर्की मांडर से है और ऐसे में यही माना जा रहा था क्योंकि बंधु तिर्की भी अब लगातार चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे और खुद जो मांडर विधायक की शिल्पी नेहा तिर्की वो भी मांडर पहुंच रही थी और क्षेत्रों के लोगों को यही बताने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कांग्रेस कैसा काम कर रही है। हालांकि कल मुझे जब शिल्पी नेहा तिर्की मिली तो मैंने उनसे पूछा कि मांडर में कैसा प्रदर्शन रहा, तो उनका कहना है कि जब आंकड़े आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा कि आपको तो आंकड़े अच्छे से पता होंगे, तो उनका कहना है 50,000 से लीड कर रहे थे सुखदेव भगत। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों का यानी कि काम जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रंग लाया, तो उनका कहना था कि दिमाग में यही था कि मांडर से लीड करवाना है, उसके बाद तो और अलग अलग जगह की जो विधानसभा के जो विधायक है वो अपना काम कर देंगे। लेकिन उनके दिमाग में था, यानी कि बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की के दिमाग में था कि 50,000 से प्लस लीड करवाना है सुखदेव भगत को। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जो दिमाग में रखे थे यानी कि सरना धर्म कोड को लेकर आगे जाना है, तो अब सुखदेव भगत से एक बार बात करनी है। और जब मैंने सुखदेव भगत से भी बातचीत की तब उनका पहला वर्ड यही था कि सरना धर्म कोड का जो मांग है वो सबसे पहले संसद में वो रखेंगे। तो दोनों का ही बात जो है वो कहीं ना कहीं सरना धर्म कोड पर आकर रुक गया। लोहरदगा है शहरी इलाके में, अब मंत्री रामेश्वर क्या रहा वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल 50,000 शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वो 50,000 के आसपास की बढ़त जो है वहाँ पर कांग्रेस को मिली है। लोहरदगा सीट जो है बड़ा इम्पोर्टेंट था। अक्सर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की लड़ाई होती है, तो यहाँ पर एक क्लोज फाइट की इस सीट से मंत्री भी हैं तो और नजरें टिकती है कि क्या रहा। और वहाँ से रामेश्वर उरांव विधायक हैं, वो मंत्री भी हैं। चर्चे में आए थे रामेश्वर उरांव जब टिकट मिला था सुखदेव भगत को। तो जी हाँ, वो चर्चा में आए थे। आपने कल उनसे जुड़ा सवाल भी सुखदेव भगत से किया था। उम्मीद है दर्शक उसे देखे होंगे, नहीं देखा हो तो जाकर वो देख भी सकते हैं। तो लोहरदगा में जो स्थिति है यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिली है और वो जो बढ़त है वो 27,000 वोटों की बढ़त है। तो ये पिछले बार से ज्यादा है क्या? या ऑलमोस्ट उससे ज्यादा है। पिछली बार तो यहाँ से बीजेपी लीड कर रही थी लोकसभा चुनाव में, तो लेकिन इस बार जो है कांग्रेस ने की है। तो देखिए ये एक और खास बात है कि यहाँ से मंत्री हैं रामेश्वर उरांव और इस सीट से कांग्रेस लीड कर रही है। ये एक जो है वो बड़ी बात है। देखिए अगर आप देखें तो कई मंत्री अपने क्षेत्र में जो है वो बढ़त नहीं दिलवा पाए हैं, तो लोहरदगा में रामेश्वर उरांव के रहते कांग्रेस को जो है वो बढ़त मिली है। और इसके बाद एक गुमला बच जाता गुमला है और सिसई है। गुमला और सिसई ये दोनों जगह भी कांग्रेस को ही बढ़त है। गुमला में भी पूरी तरह से क्लीन स्वीप है इस पूरे इलाके में, हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये भी 5 5। तो अब फाइनल आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। पहले चरण में सिंहभूम में 5 सीटें इंडिया गठबंधन को, 1 सीट एनडीए को। इंडिया गठबंधन के सीट जोड़ दें, फिर उधर एनडीए के जोड़ दें। चलिए इंडिया गठबंधन लिखने से ये एनडीए, इंडिया की 5, यहाँ 5, 10 हो गई सीटें और यहाँ 6, 16 सीटें हो गई। और इधर 6, 22 और इधर नहीं, वो एनडीए की अच्छा है। हाँ, 16 सीटें इंडिया गठबंधन को और एनडीए की 7 सीटें, 6 और यहाँ से 1, 16-7। हाँ 16-7 का ये आंकड़ा है। तो हम लोग फर्स्ट राउंड लिख लेते हैं। कहीं का लोहरदगा मिस तो नहीं कर रहा है? नहीं, वहाँ पर 5 भी है। 5
5, 5, 10 और 6 सॉरी 16 16 ठीक है। 23 सीट हुए कुल, जिसमें से कि 16 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में गए हैं और 7 सीट जो है वो एनडीए फोल्डर में मतलब बीजेपी को मिले हैं। ये स्थिति है। ये है 7। ये फर्स्ट फेज का है। ये फर्स्ट फेज था। अब हम लोग दूसरे फेज में आ जाएं तो बेहद दिलचस्प आंकड़े हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसलिए कि ये आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। इससे आपको विधानसभा में क्या तस्वीर उभरेगी इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास आएगी जब तक कि बोर्ड पर अगले विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के बारे में हम पूरी जानकारी दें। हम आपको बता दें कि अभी तक जो पहले चरण के जिनके विधानसभा भी लिखवाने होंगे विधानसभा समीक्षा के लिए, उन सीट्स पर 16-7 में इंडिया गठबंधन 16-7 से आगे है। जो ओवरऑल हम लोकसभा का परिणाम है इन झारखंड में वो 9 और 5 है। 9 एनडीए के पक्ष में है, 8+1 और 5 उनके पक्ष में है। तो ये तमाम जो है बड़का गांव छूट गया था। वो तमाम सीट्स पर आने वाले दिनों में क्या होगा ये इसको बहुत गौर से देखने की जरूरत है। खासकर पॉलिटिकल पार्टीज जरूर देखें ताकि उनको पता चल सके कि अपने विधानसभा क्षेत्र में उनको कितनी सीटों पर मेहनत करनी है। तो लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के परिणाम आया, उसमें जीता कौन हारा कौन ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अगर विधानसभा वार देखें तो किसके पक्ष में झारखंड जा रहा है ये देखना बेहद जरूरी है। तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि पहले फेज में जो चुनाव हुआ वो 4 सीटों पर हुआ। उसमें एक चाईबासा की सीट है या सिंहभूम की सीट है और लोहरदगा की सीट है, पलामू की सीट है और खूंटी की सीट है। इस पहले चरण में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग प्रेडिक्ट कर चुके थे कि पलामू को छोड़कर 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है और ये सीट एनडीए के लिहाज से फंस चुकी है। अब अगर हम उसको विधानसभा वार डिटेल करें तो 16-7 आंकड़े आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है सरायकेला, वहां पर बीजेपी को बढ़त मिली है। बीजेपी हालांकि मार्जिनल बढ़त है, बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है, लेकिन वो बढ़त मिली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम चलेंगे सेकंड फेज में। सेकंड फेज में जो चुनाव थे वो 3 लोकसभा क्षेत्र में थे, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा। इनके विधानसभा सीटों पर इन लोकसभा सीटों के अंदर जो विधानसभा की सीट्स हैं उस पर क्या रिजल्ट आए वो आपको जानना चाहिए ताकि आपको एक तस्वीर मिल सके कि विधानसभा जो कि इसी साल कुछ महीनों के बाद विधानसभा का इलेक्शन होना है उसमें रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर आप उसका एक अनुमान लगाएंगे। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि पिछली बार वो तस्वीर पलट गई थी, लेकिन तब ये भी था कि जो लोकसभा का चुनाव था 2019 का, आजसू और बीजेपी मिलकर दोनों पार्टी लड़ी थी, लेकिन विधानसभा जब आया तो आजसू अलग हो गई और उसका खासा नुकसान उठाना पड़ा था दोनों दलों को। लेकिन इस बार वो तस्वीर नहीं दिखती है। आजसू हो सकता है आजसू बीजेपी साथ में लड़े, लेकिन इस बार एक नया फैक्टर जोड़ रहा है और वो है JBKSS। ये जयराम महतो की पार्टी है, वो नया फैक्टर आएगा और उससे चीज़ें बदलेंगी। हम गिरिडीह पहुंचेंगे और जब गिरिडीह पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे कि विधानसभा वार उनका कितना इम्पैक्ट है या हजारीबाग में कितना इम्पैक्ट है। वो तमाम तरह की चीज़ें आपको बताएंगे कि JBKSS फैक्टर भी कुछ है क्या। तो ये देखने की हम कोशिश करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं, हजारीबाग से स्टार्ट कर सकते हैं कि हजारीबाग में तो एनडीए के प्रत्याशी मनीष जायसवाल जीते हैं और ये मार्जिन भी
260 270 से ज्यादा है। बहुत अच्छा मार्जिन रहा और 5 विधानसभा हैं। 3 कांग्रेस के खाते में, क्योंकि अभी ही हाल ही में मांडू विधायक जो बीजेपी के साथ थे वो हाल ही के दिनों में कांग्रेस ज्वाइन किए। लेकिन तो कांग्रेस टेक्निकली के पास अभी भी वो बीजेपी के ही विधायक हैं। तो कांग्रेस के पास 3, मांडू, बरही और बड़का गांव जो रामगढ़ में आज- एग्जिस्टिंग जो विधायक है वो जी। एग्जिस्टिंग विधायक जो है। जी, रामगढ़ लेकिन अब जरा देख लें कि लोकसभा में क्या तस्वीर उभरती है। हजारीबाग में तो बीजेपी ने ही लीड किया होगा या फिर तस्वीर कुछ और थी? 2,76,686 वोटों से मनीष जायसवाल जीते हैं। और जब हजारीबाग की बात हो रही है तो मनीष जायसवाल हजारीबाग सदर से जो हैं वो विधायक हैं, तो शुरुआत वहीं से कर लेते हैं। और शुरुआत में कहें तो हजारीबाग से मनीष जायसवाल फिर से एक बार लीड कर रहे हैं और वो सीट जो है वो बीजेपी को ही ये लीड जा कितनी रही बड़ी है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये लीड अगर आप जानना चाहें तो जब वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो लगभग 51,000 वोटों की लीड थी। लेकिन जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि जनता को भी लगा कि चूंकि चुनाव बड़ा है तो लीड भी बड़ी होनी चाहिए, तो इसीलिए मुझे लगता है यहाँ से उन्हें 66,000 वोटों की लीड लगभग ये बड़ी बात मिली है, ये बड़ी बात है। तो मांडू का मांडू की तस्वीर क्या है? हजारीबाग के बाद मांडू लिखा हुआ है और मांडू से जेपी भाई पटेल जो हैं वो विधायक हैं, बीजेपी से ही विधायक चुने गए थे, लेकिन ये चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा। और पिछली बार मांडू में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिली थी और उसे पाटना जो है वो आसान नहीं था और मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है वो पटा भी नहीं। मांडू में भी जो है बीजेपी ही लीड करते हुए आपको दिखेगी और लगभग 32,000 वोटों से, हालांकि पिछली बार जितनी लीड थी उससे कम हुई है, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी को ही बढ़त दिख रही है। मतलब मांडू में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके चेहरे का कोई लाभ नहीं मिला। वो जो बढ़त पिछले बार बीजेपी को जीतने की थी वो थोड़ा कम हुआ है, वो बढ़त कम हुई है। बरही अच्छा। जो कि कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस के खाते में, वहाँ स्थिति क्या रही? बरही जो है ये गई थी करिश्मा वहाँ पर, क्या माहौल लगा था? देखिए, बरही में तो यादव वोटर से ज्यादा है और वहाँ पर उमा शंकर अकेला विधायक है। और जब मैं बरही गई थी तो मैं लोगों से बातचीत की तो लोगों का कहना था कि बदलाव चाहिए। तो मैंने लोगों से पूछा था, जनता से मैंने पूछा था कि आखिर किस तरीके का बदलाव चाहिए, तो उनका कहना था बीजेपी, क्योंकि उनका कहना था कि उमा शंकर अकेला जरूर यहाँ के विधायक है, लेकिन जो सोचकर उन लोगों ने वोट किया था शायद उस पर खरा नहीं उतरे। और यही वजह थी कि वहां से बीजेपी ने लीड किया, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि अगर उमा शंकर अकेला लगातार जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से जेपी भाई पटेल को लीड मिलेगी, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। तो ये मान सकते हैं कि लोगों ने जो कहा था कि बदलाव चाहिए, शायद लोगों ने मन बना लिया था रंजन जी की इस बार बदलाव चाहिए और बीजेपी जी, और वहां पर उन्होंने वक्त बदल दिया। तो जो कहते हैं ना, पिछली बार यहाँ से कांग्रेस ने लीड किया था बरही से? नहीं, पिछली बार भी बीजेपी ने ही लीड किया था लोकसभा में। लोकसभा में, लेकिन ऐसे तो विधायक कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के विधायक है उमा शंकर अकेला। इस बार जो है 74,000 वोटों से मनीष जायसवाल जो है ये 74,000 वोटों के आसपास जो है बरही से मनीष जायसवाल जो है बिल्कुल। और जब बरही हम लोग गए थे उनकी जनसभाओं में तो कुछ वैसा ही रिएक्शन लग रहा था, जो बता रहा था कि बरही में अब मतलब कांग्रेस नहीं बीजेपी को ही लोग चाह रहे हैं लाना, तो वो लग रहा था कि वहाँ के वोटर्स उन्हीं को वोट करेंगे।